हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो अपन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, तो बॉन्डिंग में मैंने आपको जो इससे पीछे वाली क्लास थी हमने उसमें कौन सा बॉन्ड पढ़ लिया था, आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध। और मैंने कुछ आयनिक एनर्जी के बारे में यानी जो क्रिस्टल की एनर्जी होती है उसके बारे में भी, कोसिव एनर्जी के रिलेटेड भी बताया था। मॉडुलस नियतांक यानी मॉडुलस कांस्टेंट के बारे में भी आपको कुछ बताया था। अब जब हम बात करते हैं उसका नेक्स्ट बॉन्डिंग है जो सेकेंड नंबर की बॉन्डिंग रहती है अपनी, जो मैंने बताया था आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पर बनता है, क्या होता है, उसको समझना है। तो देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट होते हैं जिसको आप जिस तरीके से इसकी थ्योरी को याद रख सकते हो, वो पॉइंट मैंने यहाँ बोर्ड पे नोट डाउन किए है। तो उसमें बात करते हैं तो देखो मैंने फर्स्ट में लिखा है, क्या लिखा है कि ये क्या लिखा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करके। अब यदि मैं बात करता हूँ कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करके, अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो आप कहोगे कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, तो आप सब जानते हो, सब केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो आपका पता होगा कि छोटी से छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। यानी कोई ऐसे परमाणु जिनमें क्या होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यानी अर्ध लास्ट वाले कक्षक में जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन अकेले रह जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं, जिसकी संयोजकता यानी जिसकी वैलेंस डिसाइड होता है, संयोजकता जिस हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं वही अपने पास क्या करना चाहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन तो आप अच्छे से जानते हो कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कि कोई भी परमाणु में जो लास्ट वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ कि इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, अब जैसे मैंने आयन में था Na+ और Cl- में, उसमें मैंने बता दिया था कि एक में आयनन होता है, इसमें एक में इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में बात करें तो देखो यदि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके पास, सिंपल सा एग्जाम्पल है CH4, जानते हो आप सब। इस यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के ले लेता हूँ, ठीक है। क्या लेता हूँ, मीथेन, जानते हो आप क्या होता है, CH4। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, केमिस्ट्री में IUPAC नाम लेना आप जानते हो, तो मीथेन भी आपको पता ही होगा। यदि मैं CH4 की बात करूँ तो देखो C के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, C का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी 1s2, 2s2 और 2p2, इस तरह से होता है। अब मैं बात करता हूँ कि देखो यहाँ पे जो इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाऊँ, ये कितना है, 2p2 है, यानी इसके कक्षक में p में कितने, 3 कक्षक, 3 कक्षक में अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2, कितने हैं, 2। तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरोगे, कंफर्म है। अब यदि मैं बात करता हूँ कि ये C है, C का तो मैंने ऐसे बना दिया, H के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने H कितना ले रहा हूँ, टोटल 4, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4। यानी देखो क्या यहाँ पे अपन को ये वाला कक्षक पूर्ण करने के लिए क्या इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या बताऊँ, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे या नहीं आएंगे। टोटल इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, 4 और 6। तो यहाँ में 6 में से 2 तो आ गए, तो अपने पास बचे केवल 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे हाइड्रोजन के। तो ये क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। फुलफिल होगा तो ये क्या करेगा, एक तरह से बॉन्डिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा। यदि इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो इस टाइप से होगा। ये मान लिया कि आपके पास क्या है, C है, ये क्या मान लिया मैंने, C है। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसके पास कितने, यहाँ पे 4 H माने, और इसके पास क्या माना, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो पॉइंट बता रहा है ये क्या है, 1 H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। C के पास अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं मानता हूँ तो देखो यहाँ पे 2p2 है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसके पास देखो वैलेंस कितने हैं, ये वैलेंस किसे कहेंगे, जो लास्ट वाले कक्षक में। अब इसकी वैलेंस, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो 2 तो ये हो गए आपके पास, और 2 ये हो गए, यानी 2s और 2p दोनों को लेना पड़ेगा। यदि 2 का है तो 2s और 2p लेंगे, ये 3s 3p होता तो 3s 3p लेते। ये आप अच्छे से जानते हो, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यह 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हो। 2s 2p2 क्या है आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे यहाँ पे दर्शा सकता हूँ, क्या दर्शा सकता हूँ। अब मैं आगे क्या करूँ, आगे देखो अपने के पास जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो मैं बात करता हूँ कि अपने पास जो प्रोसेस होगा। अब आगे क्या हो गया, यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा, जो C है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, H के साथ। तो देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा, आपका बॉन्ड बनाएगा। बताओ ऐसे ही बनाएगा क्या बॉन्ड, तो क्या मैं इसको इस टाइप से बना सकता हूँ क्या। ये C हो गया आपके पास, 6 कितनी H है, 4, यानी 4 H अपन को बताने। तो 1 H मैंने ये ले लिया, 1 H ये ले लिया, 1 H ये ले लिया, और 1 H ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि मैं कक्षक में भी भरूंगा तो देखो जो P के थे वो कौन से थे अपने पास, एक ये था, एक ये था। बाकी जो मैंने जो दूसरे इलेक्ट्रॉन भरे वो किसके भरे, ये मैंने भरे H के, किसके भरे, H के। तो इस तरीके से ये फुलफिल हो रहा है। तो इसको मैं क्या करूँ, देखो C वाले के पास ये मैंने इलेक्ट्रॉन, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब क्या कर रहा हूँ मैं, जो H वाला है उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये इसका एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ ये अब इस टाइप से जो भी रिएक्शन हुई, क्या हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड में कैसे बनाएगा, देखो अब यदि मैं इसके स्पिन की बात करूं, क्या इस दोनों की स्पिन सेम है क्या, यदि मैं यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, मान लिया कि 2s2p, यानी यदि p वाले की बात करो एक बार, तो इसमें क्या थे, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये कैसे थे, स्पिन अप थी, तो इसके साथ जो इस इलेक्ट्रॉन आता है उसकी स्पिन कैसे आती है, डाउन आती है। यानी जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसमें कंडीशन रहती है कि जो इसकी स्पिन होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, एंटी पैरेलल। ऐसे नहीं, पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेलल होगी तो वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, एंटी पैरेलल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एंटी पैरेलल, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आके बॉन्ड बनाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। किस टाइप से, इसमें क्या करूँ मैं, डायरेक्ट बॉन्ड बना दूँ, बताओ डायरेक्ट बॉन्ड बना दूं तो ये किस टाइप से बनेगा अपना, ये बनेगा अपना इस टाइप से। ये क्या हो गया आपके पास, बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर होगा, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा आपने, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड बन रहे हैं अपने पास, सहसंयोजक बंध। कौन से बन रहे हैं, सहसंयोजक बंध। अब देखो सहसंयोजक नाम से स्पष्ट है कि संयोजक का मीनिंग, संयोजकता यानी क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो भी बॉन्ड बनाता है वो क्या रह जाता है, अपना कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, एक एग्जांपल मैंने कंप्लीटली बता दिया। अब मैंने देखो इसमें क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले तो कौन से इलेक्ट्रॉन इस बंध में भाग लेते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, यानी ये क्या था, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है का साझा करके वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, किसके, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे, 2s2 के और 2p2 के, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे किससे, हाइड्रोजन परमाणु से। तो अपन कह सकते हैं कि ये साझेदारी करके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिर मैंने लिखा है, देखो सामान्यतः इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहाँ पे ये देखो बंध बन रहा है, तो इसमें एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का, यानी कौन कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो जो कि साझा करने वाले प्रत्येक परमाणु के रूप द्वारा दिए जाते हैं। तो प्रत्येक परमाणु, यानी प्रत्येक परमाणु कैसे, देखो साझा करने, सी का साझा किसके साथ हो रहा है, एच के साथ, सी की पार्टनरशिप किसके साथ हो रही है, एच के साथ। तो सी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एच भी एक ही देगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो उसमें यदि मैं अगर 100 रुपये लगा रहा हूँ तो आगे वाला भी 100 लगेगा, वो पागल थोड़ी है जो 200 लगाएगा। तो इसमें भी सेम वही होगा कि इसमें क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ना कि ज़्यादा देगा, और इसके पास तो पहले से ही एक से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता वो। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से कह सकते हैं कि साझा करने वाले जो प्रत्येक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, यानी जो ये क्या लिखा है, 2 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि साझा करते हैं, वो प्रत्येक परमाणु यानी हर परमाणु के द्वारा दिए जाता है जब इसका क्या होगा, साझा होगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कार्बन ने तो दिया और एच बाई चांस नहीं दे तो क्या साझा हो सकता है, क्या कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, क्या नहीं बनेगा, आप भी जानते हो, क्योंकि एक के देने से नहीं होगा। साझेदारी कितने पे होगी, 2 मेंबर की होगी, तो 2 मेंबर की यहाँ पे होनी चाहिए। फिर मैंने लिखा है कि यहाँ पे देखो इनकी स्पिन होती है वो कैसी होती है, प्रति समांतर होती है, यानी एंटी पैरेलल होती है। अब ये आप कैसे कहोगे कि एंटी पैरेलल होती है, तो ये भी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि जो इसकी स्पिन होती है वो कैसे, अब जैसे यहाँ पे अप थी, यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आई तो वो कैसे हो गई, डाउन डाउन हो गई। कैसी हो गई, अपने पास डाउन डाउन हो गई। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका, CH4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, इसमें 4 आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, फुलफिल होगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि इसमें जो स्थायी सहसंयोजक बंध कब होता है और प्रबल सहसंयोजक बंध कब होता है। प्रबल का मीनिंग क्या होता है आपके पास, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आपके पास ऐसा कोई परमाणु हो जिसमें बाहरी कक्षा क्या हो, कंप्लीटली अर्धपूरित हो। यदि मैं N की बात करूं तो N क्या है आपके पास, देखो 1s2 2s2 2p3, कितना अर्धपूरित है, 4 और 3 7। तो ये P वाला है तो P में कितने रहते हैं, ये क्या अर्धपूरित है, यानी हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड है तो इसमें अपन कह सकते हैं कि जो N के साथ जो भी बॉन्ड बनाएगा वो क्या बनाएगा, आपका प्रबल सहसंयोजक बंध होगा। अब इसमें एक लाइन और जोड़ी मैंने, स्थायी सहसंयोजक बंध, एक तो स्थायी और एक प्रबल, क्या दोनों में डिफरेंस क्या आएगा बताओ। ये मैं बात कर रहा हूँ केवल अधातु के लिए, क्योंकि अधातु के लिए क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अधातु के लिए मैंने पर्सनल से बॉन्ड डिफाइन किया। देखो वहाँ पे लिखा है मैंने धात्विक बॉन्ड, मैंने पहले भी बताया था कि धातु के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो अलग बनते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, धातु के बॉन्ड, तो इसको अपन कह सकते हैं कि स्थायी सहसंयोजक बंध और प्रबल सहसंयोजक बंध ऐसे बनते हैं। फिर मैंने लिखा है कि जो आवर्त सारणी में 3rd 4th 5 ग्रुप होता है उसमें भी बहुत सारे परमाणु के पास कौन से बॉन्ड बनाता है, अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ज्यादातर परमाणु ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे आपके।
जो आपके ज़्यादा काम आने वाला बॉन्ड होगा वो होगा एक तो कोवेलेंट बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके बारे में अपन थ्योरी लिख सकते हैं। तो लिखना स्टार्ट करें, थ्योरी समझ में आ गया होगा आपको। तो लिखिए, इसमें संयोजक बंध लगाओ और इसमें लिखो इसमें कि जब परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाते हैं तथा अणु का निर्माण करते हैं। अणु कैसे बनेगा? C क्या था आपके पास? एक परमाणु था। H क्या था? दूसरा परमाणु था। 2 परमाणु मिलकर क्या बना रहा है? एक अणु बना रहा है। तो ये CH4 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका एक अणु कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाते हैं तथा अणु का निर्माण करते हैं। इस बंध को सहसंयोजिक आबंध या सहसंयोजिक बंध कहते हैं। इसको सहसंयोजिक बंध कहते हैं। तथा इस बंध से बनने वाले क्रिस्टल को सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। यदि सहसंयोजी क्रिस्टल के आपको एग्जांपल लिखने हैं तो ये भी क्या, एक CH4 क्या है आपका, एक टाइप से क्या है, क्रिस्टल ही है। बाकी आप सिलिकम लिख सकते हो, जर्मेनियम लिख सकते हो और लिख लो CH4 इसके एग्जांपल कि जो सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं वो कौन से होते हैं? सिलिकन, जर्मेनियम और मीथेन, CH4। फिर नई लाइन से लिखो कि इस बंध में सामान्यतः वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि साझा करने वाले प्रत्येक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। तथा इनके में इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण या स्पिन एंटी पैरेलल प्रति समांतर होता है। दूसरी लाइन में लिख लेना नहीं में कि पदार्थों में स्थायी सहसंयोजक बंध अधातु परमाणुओं के मध्य पाया जाता है। ब्रैकेट में ये अधातु के नाम भी लिख लेना, FON, C और Cl। कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं तो कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अधातु परमाणुओं के मध्य पाया जाता है तथा जिन परमाणुओं के बाहरी कक्षक अर्धपूरित हो उनके मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध पाया जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तथा आवर्त सारणी के 3rd, 4th और 5th ग्रुप में भी
तथा आवर्त सारणी के थर्ड, फोर्थ और 5 ग्रुप में भी सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तथा आवर्त सारणी के थर्ड, फोर्थ, 5 ग्रुप के परमाणु लिखना, परमाणुओं में भी, आवर्त सारणी के थर्ड, फोर्थ, 5 ग्रुप के परमाणुओं में भी सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। लिख दिया होगा, बताओ यहाँ तक कोई डाउट? यदि आप इसको याद रखोगे तो ऐसे पॉइंट बनाकर आप याद रख सकते हो। जैसे मैं ये कुछ पॉइंट लिखे तो ऐसे पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसकी थ्योरी भी बना के लिख सकते हो। जो मैंने लिखा है वही आपको मैंने थ्योरी में लिखवाया है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट लगाओ आप धात्विक बंध। नेक्स्ट लगाओ आप धात्विक बंध। इसको तो हटा दूं मैं। अच्छा, ये डायग्राम नहीं बनाया क्या आपने? ये डायग्राम बनाना था। देखो ये डायग्राम बनाना है आपको, वापस बना देता हूं मैं। ये डायग्राम बना दो, क्योंकि ये डायग्राम से आप कंप्लीट समझ सकते हो इसको। बना दिया, हटा दो। अब बात करते हैं कौन सी अपन, अब बात करते हैं अपन मेटेलिक बॉन्ड। तो नेक्स्ट लगाइए आप धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। देखो नाम से स्पष्ट है कि ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कहाँ पाया जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कहाँ पाया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है ये कहाँ पाया जाएगा, धातु के अंदर। यानी जितनी भी धातुएं होती है उस धातुओं में क्या होता है, ये वाला बंध पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि ये कैसे पाया जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ कि मान लो कोई नाभिक है, क्या है, कोई न्यूक्लियस है, मान लो कि कोई नाभिक है, ये वाला क्या हो गया आपके पास, नाभिक हो गया। इसमें ये इसके पास क्या है, ऑर्बिट है। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं चक्कर। यानी इसमें मान लिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हो सकता है 3, 4, 5 जो भी आपके आते हैं वो है। और इसमें क्या आते हैं, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है। क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ क्या यहाँ पे नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें जो ज़्यादा बाउंडेड होगा वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? बताओ कि अपने पास कोई भी नाभिक है, उस नाभिक में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्थायी बाउंड होगा यानी ज़्यादा हार्ड बाउंड होगा, या ये वाला होगा, ये वाला होगा? क्योंकि मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि इसमें पास जो नाभिक में जो मान लिया कि कोई भी परमाणु, मान लिया परमाणु में नाभिक होगा, उस नाभिक में जो बाहरी कक्षक यानी जिसे बोलते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से क्या कर सकते हैं अपन उसको बाहर निकाल सकते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, जो इसका आयनिक बॉन्ड बताया था उसमें भी, कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करते हैं अपन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। उसको आसानी से बाहर क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि वो क्या रहते हैं अपने पास, लूजली बाउंड रहते हैं। लूजली बाउंड यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं शिथिलता। क्या बोलते हैं हिंदी में, शिथिलता। तो अपन क्या कहते हैं इसे, लूजली। इंग्लिश में याद रखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसे जो नाभिक होते हैं, जो नाभिक के साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिलेशन होता है वो क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। तो देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ लिखी है कि जो आपके पास संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक से क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मान लिया कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के पास स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो ये जो पॉइंट लिखा है मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो दूसरे परमाणु के पास क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि आपके पास देखो स्वतंत्र रूप से परमाणु का घूमना कैसे होगा। मैं बात करता हूँ एक एग्जाम्पल की, ठीक है, क्या बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी, मान ले कि ये वाला एग्जाम्पल ले ले, कौन सा, ये वाला ले लेते, ये सॉरी एन वाला ले लेते। पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। क्या है 11, सोडियम है। यदि मैं बात करूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना होगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। बताओ इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी बताओ इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है तो 2, 4, 6, 10 और 1 11। बताओ यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या मैं इसको शामिल करूंगा, इसको करूंगा या इसको करूंगा?
तो आप जानते हो कि जो अपने पास लास्ट वाला कक्षक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यदि 3 के साथ कौन सा है, केवल एस वाला ही आ रहा है, तो यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा आपका, ये वाली चीज होगी। तो ये क्या करेगा, मान लो कि आपके पास जो कोई दूसरा परमाणु आता है इसके पास, जो भी इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा वो क्या करेगा, ये वाला मान लिया कि कोई दूसरा परमाणु आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या निकलेगा, इस नाभिक से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। मान लिया कोई ये नाभिक था, ये नाभिक था, ये इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, ये क्या लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे था तो ये इलेक्ट्रॉन अपना जो लूजली बाउंड था, जो सबसे बाहर वाली कक्षा में था, वो तो क्या हो गया, देखो ये तो मान लिया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ये एस में, फिर मैंने मान लिया कि ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए वापस पी में, फिर क्या मान लिया मैंने वापस 3s में मान लिया कि ये 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये नाभिक से क्या होगा, लूजली बाउंड, यानी इसमें बल होगा वो बहुत ही कम होगा, ये कम बल से बंधा हुआ होगा, तो ये क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से घूमना चाहेगा। तो स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ न रहकर कहाँ चला जाएगा, दूसरे परमाणु में, यानी ये क्या करेगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जाएगा, दूसरे परमाणु के पास जाएगा। क्योंकि जो बाहर, जो मैं मानता हूँ कि आप कोई सेना के हेड हो, मान लिया कि आपके पास 5 फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, क्या है, 5 फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, ठीक है, 5 फ्रेंड सर्कल है आपके पास, ए बी सी डी और ई, ठीक है। मान लिया इसमें आपका जो हेड है वो हेड मान लिया वैसे आपका सी है, ठीक है, ये हेड कौन सा है आपका, सी, बीच वाला जरूरी नहीं, हेड तो कोई भी हो सकता है। फ्रेंड सर्कल में रहता है कि जैसे कुछ न कुछ हेड रखते हैं, जैसे अपने पास अगर इसने बोल दिया तो इन सब की बात इसको माननी पड़ेगी, तो अपन कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो गया, हेड हो गया। अब मैं कहूँगा कि आपके पास यदि ये 5 जने हैं, 5 का ग्रुप है, अब ये वाला जो सी है इससे अच्छा रिलेशन रखता है, इससे अच्छा रखता है, इससे भी अच्छा रखता है, बट इस वाले से ज़्यादा रिलेशन नहीं रखता। अब वो किस रीजन से नहीं रखता वो तो उसको पता, कि हो सकता है इसकी आदत अच्छी नहीं हो सकता है और कोई रीजन हो सकता है वो बोलचाल में अच्छा नहीं हो सकता है उसका बिहेव अच्छा नहीं हो, और कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, जो ए है ये इसके साथ क्या कर रहा है, रिलेशन कम रख रहा है, बाकी ये सी का रिलेशन है इन तीनों के साथ क्या है, एक समान है, यानी इसके साथ एक समान है, इसके साथ और एक समान। तो फिर ये क्या करेगा, ये जो है कुछ टाइम तक तो ये क्या रहेगा, इसके साथ रहेगा, कुछ टाइम तक तो इसके साथ रहेगा, फिर कभी ना कभी इसमें ऐसी भावना आएगी कि ये क्या करेगा कि ये जो सी अपना हेड है वो इन तीनों के साथ तो अच्छा रखता है पर मेरे साथ अच्छा नहीं रखता है, यानी ए के साथ अच्छा नहीं रखता है। तो फिर ये वाला क्या करता है, जैसे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो तो उसमें भी हेड भी ग्रुप भी बहुत सारे बनते हैं, मान लिया कि एक क्लास में 5-5 ग्रुप होते हैं, 4-4 ग्रुप होते हैं, 3-3 ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेगा, तो जो मान लिया कि एक दूसरा ग्रुप आ जाएगा जिसका नाम है EFGH, तो मान लिया कि ये ग्रुप आ जाएगा, तो ये ग्रुप क्या करेगा, इसको खींचने की ट्राई करेगा और ये भी जाना चाहेगा, क्यों, क्योंकि इसको पता ये तो मुझे रख नहीं रहा, मैं उसमें जाके देखता हूँ क्या पता वो रख ले। तो ये वाला ये क्या करेगा, इसके पास आने की ट्राई करेगा, इसके पास आने की ट्राई करेगा, यानी ये जहाँ ग्रुप बैठा होगा उसके इर्द गिर्द हो सकता है चक्कर लगाए, हो सकता है वो आकर यहाँ बैठ जाए, इनकी बातों में इंटरेस्ट ले, ऐसा भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि इसमें पास ये वाला जो ए था वो कहाँ आ जाएगा अपने पास, यहाँ, क्योंकि इसका रिलेशन क्या है, अच्छा नहीं है। तो सेम इसमें वही प्रोसेस है, जो नाभिक था इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, रिलेशन अच्छा नहीं मतलब लूजली बाउंड था, तो लूजली बाउंड था तो उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकला, बाहर निकलने के कारण कहाँ गया आपके पास, दूसरे में, तो बाहर निकलने के कारण गया वो दूसरे परमाणु में, तो ये आ गया अपने पास दूसरे परमाणु के पास। दूसरे परमाणु के पास आने के बाद क्या होगा, वो ये इस तरफ से मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह, यानी कि अपन कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी कहाँ होती है, आप अच्छे से जानते हो केमिस्ट्री में। तो जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह घूमता रहेगा, यानी कोई भी अणु बनाएगा, तो मान लिया कि कोई अणु बना रहा है, ये कोई जाएगा, ये किसी के साथ अणु बनाने जाएगा और किसी के साथ दोस्ती करने जाएगा पूरा ग्रुप, तो ये इसके साथ साथ जाएगा इसके पीछे पीछे, क्यों, क्योंकि इसको पता है कि मुझे कंप्लीट तो इसके अंदर नहीं लिया पर थोड़ा बहुत हो सकता है इसके अंदर लेने की पॉसिबिलिटी रहती है, इस तरीके से, ठीक है। ये जस्ट समझने के लिए था। तो देखो इसमें क्या हो गया आपके पास, ये मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे परमाणु के पास क्या रहते हैं, स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं, यानी वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है, यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, दूसरे परमाणु में जाएगा। फिर बात करता हूँ मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के धनात्मक धातु आयनों से आकर्षण बल कैसे, देखो क्या लिखा है मैंने कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रिस्टल के धनात्मक धातु आयनों से, यानी मान लिया कि धनात्मक धातु आयन कैसे, ये Na क्या होगा, देखो Na क्या होता है अपने पास, मैंने कल भी बताया था Na क्या होता है आपका प्लस होता है, यहाँ से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
आयनन ऊर्जा की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये प्लस में कन्वर्ट होगा, अब मैंने लिखा है कि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के धनात्मक धातु आयनों से, तो अपने पास ये क्या है, मान लिया कि सोडियम एक धातु है, आप भी जानते हो धातु ही है, लैब में काम किया है। तो जब ये धातु क्या कर रही है, अपने पास कोई भी और किसी के साथ बॉन्ड बना रही है, तो उसका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, देखो मैंने लिखा है कि धातु आयनों से आकर्षण वीक बॉन्ड होगा। धातु आयनों से आकर्षण यानी वीक बॉन्ड होगा, यानी इसके पास जो भी बॉन्ड बनाने आएगा वो भी क्या आएगा, धातु ही आएगा। जानते हो धातु ही आएगा, यानी हो सकता है कोई दूसरा धातु आए, या हो सकता है धातु आने पर क्या होगा, इसमें बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या होगा, वो बॉन्ड कैसा होगा आपका, वीक होगा। मतलब इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो यही दो है कि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के, या फिर आप मान लो कि कोई क्रिस्टल बना दिया, मान लो कि कोई क्रिस्टल बना दिया, ये आपने क्या बना दिया, कोई क्रिस्टल बना दिया, ठीक है, इस टाइप से। तो ये इस क्रिस्टल के ऑर्बिट क्या करेगा, ये मुक्त, अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आकर बैठ जाएगा। कहाँ पर आकर बैठ जाएगा, ये मान लो यहाँ आकर बैठ गया, यहाँ आकर बैठ गया, हो सकता है यहाँ आकर बैठे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका जो बॉन्ड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, धात्विक बंध। तो समझना अलग बात है, थ्योरी लिखना अलग बात है, जो समझा है उसी को थ्योरी में बना के आपको लिखना होता है। तो लगाइए धात्विक बंध और उसमें लिखिए, धात्विक बंध में लिखिए कि धातुओं में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, धातुओं में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से लूजली बाउंड रहते हैं या नाभिक से शिथिलित बंद रहते हैं। शिथिलित मैंने हिंदी में लिखा था। धातुओं में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से शिथिलित बाउंड यानी लूजली बाउंड रहते हैं। जब ये परमाणु मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जब ये परमाणु मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ये परमाणु मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तब इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन एक धातु परमाणु से न बंध कर क्रिस्टल के एक परमाणु से दूसरे परमाणु के पास स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं। नई लाइन से लिखना, अतः क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा होते हैं कि इलेक्ट्रॉन गैस की तरह व्यवहार करता है, अतः इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। फिर नया लिखना नई लाइन से कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के धनात्मक धातु आयनों से आकर्षण अन्योन्य क्रिया द्वारा उनके मध्य वीक बॉन्ड या दुर्बल बंध का निर्माण करते हैं, जो कि धात्विक बंध कहलाते हैं। अब मैंने बताया था कि ये डायग्राम यदि बनाना चाहो तो इस टाइप से बना लो। ये आपका प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी अपन एक क्रिस्टल बता रहे हैं। क्रिस्टल कैसे बनता है, एक अणु से मिलकर ही बनता है। तो देखो यहाँ पे यदि मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन मान लिया कि यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये सब क्या है, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है,
मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है स्वतंत्र रूप से गति तो कर रहा है, अब वह कहाँ गति कर रहा है, जो एक परमाणु था उससे निकल कर बाहर आ गया, इसके पास आके ये क्या कर रहा है, इर्द गिर्द गति कर रहा है दूसरे ग्रुप के पास आकर। तो ये क्या करेगा, ये इसके आकर्षण द्वारा कुछ बॉन्ड बना लेगा। तो ये इसका जो आकर्षण होगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन और प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे। तो इसके कारण इसमें क्या होगा, एक विक बॉन्ड उत्पन्न हो जाएगा, या विक तरह से यानी कमजोर बंध बनेगा, वही क्या कहलाएगा, आपका धात्विक बंध कहलाएगा। ये डायग्राम बना दो। डायग्राम बना दो। तो ये क्या हो गया आपका धात्विक बंध। अब अपने पास कितने 3 बॉन्ड पढ़ लिए, आयनिक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। अब अपने पास 2 बॉन्ड और रहे, जिसका नाम है आपके पास, एक तो रहेगा वैन डेर वाल्स बॉन्ड और एक रहेगा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको भी अपन पढ़ते हैं एक एक करके। तो इसको हटा दूं मैं। अब अपन बात करते हैं इसी का सेकंड पार्ट की। तो अपने पास हो जाएगा वैन डेर वाल्स बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो वैन डेर वाल्स बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में अपन को देखना है। तो ये आपका जो फोर्थ वाला बॉन्ड है जिसे बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो अपन ने कौन कौन सा पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया अपन ने आयनिक बंध, सेकंड पढ़ लिया सहसंयोजक बंध, थर्ड पढ़ लिया धात्विक बंध। क्या क्या पढ़ा, आयनिक में आयनों के बीच से क्या बनता है, बंध बनता है। सहसंयोजक में कैसे बनता है वो भी मैंने इसके जस्ट पहले बता दिया था आपको कि सहसंयोजक में कैसे बॉन्डिंग बनती है, और धात्विक में कैसे बनती है धातुओं के बीच से, और सहसंयोजक में कैसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बाहर निकल के जाता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कैसे उसमें प्रति समांतर स्पिन आती है। अब अपन बात करते हैं वैन डेर वाल्स बॉन्ड की, जिसे बोलते हैं वैन डेर वाल्स बॉन्ड। अब देखो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है, आपने अणु अणु के बीच बंध पढ़ा है, परमाणु परमाणु के बीच पढ़ा है, पर यहाँ पे जो बंध लगेगा वो कहाँ लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये वाला जो बंध है कहाँ लगेगा, आपका परमाणु तथा अणु के बीच में पाया जाएगा। कहाँ पर, परमाणु तथा अणु। मान लिया कि कोई आपने अणु लिया है कोई, तो उसके क्या होगा, दूसरे साथ जो दूसरा परमाणु आएगा उसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। कैसे, मैंने लिखा हुआ है कि परमाणु तथा अणु के बीच पाए जाने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को अंतरा अणु या परमाणविक वैन डेर वाल्स बॉन्ड कहते हैं। तो अपन अंतरा अणु यानी एक परमाणु हो और दूसरा क्या हो, अणु हो, एक एटम हो और दूसरा क्या हो, मॉलिक्यूलर हो। तो अपन कह सकते हैं कि अपने पास जो परमाणु और अणु के बीच में जो बंध बनता है वो क्या कहलाएगा, आपका वैन डेर वाल्स बॉन्ड कहलाएगा। यानी एक एटम हो गया, उसी का क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया। इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी वैन डेर वाल्स। अब ये किसी वस्तु पर डिपेंड करता है, किसी कोई कंसेप्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, सब ने पढ़ा है आपने। तो देखो मैंने जो ये वाला जो वैन डेर वाल्स बॉन्ड होता है वो कैसे आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के द्वारा बनता है। यानी हो सकता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव या यदि रिपल्सिव भी कर सकता है, अट्रैक्टिव भी कर सकता है। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, लंदन बल की। देखो बहुत ही डीप में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो लिखाना होता तो मैं डेफिनेशन लिखवा के छोड़ सकता था, पर थोड़ा क्या क्या टाइप होते वो भी ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट मैं बात करता हूँ लंदन बल, जिसे या फिर आप बोल सकते हो इसे प्रतिकर्षण बल। अब लंदन बल क्या होता है, मान लो कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि आप कोई भी दो क्या लाते हो, आपके पास कोई भी दो परमाणु को क्या लाते हो, पास लाते हो। मान लिया कि कोई दो एक जैसे परमाणु हो गए, यानी अपने पास उसका द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, सिंपल सी टर्म की बात करता हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हो कब उत्पन्न होता है, कब होता है, जब अपने पास क्या हो, चार्ज की वैल्यू सेम हो पर प्रकृति में कैसे हो, विपरीत हो। ऐसे ही तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये Q1 Q2 हो तो ये Q1 Q2 हो जाएगा। इसमें चार्ज की वैल्यू तो सेम पर प्रकृति में एक प्लस हो और एक माइनस हो। इस टाइप से द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। जब द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, इसका मतलब मैं जैसे यदि आप 12th क्लास का देखते हो तो P = क्या लिखते थे, 2AQ के लिए फॉर्म में लिखते थे, या फिर 2A, आजकल AQ चल रहा है तो AQ के फॉर्म में लिखते थे। वो डायग्राम में जो भी आप मानो, 2A क्या होती थी, उसके बीच की डिस्टेंस होती थी, और Q क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे देखो यदि मैं इसकी बात करता हूँ कि सेम इसमें यदि अपने पास कोई द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो उसके आपके पास एक तो पोलर और एक अनपोलर, अपोलर, नॉन पोलर, यानी एक ध्रुवीय अणु और एक बात करते हैं अपन अध्रुवीय अणु। दोनों का मीनिंग आप जानते हो क्या होता है कि जब डाइपोल मोमेंट शून्य होता है, P = 0 होता है, यानी P = 0 किस में होता है, इसमें होता है, तो वो तो कौन सा होता है आपका अध्रुवीय। जब P ≠ 0 होता है तो वो कौन सा होता है आपका ध्रुवीय। तो यहाँ पर ये भी कंसेप्ट आता है कि जब अपने पास कोई
ऐसे चार्ज पास में लाया जाए या ऐसे परमाणु पास में लाया जाए जिनके मध्य क्या हो आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। और द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है वहाँ पे शून्य होता है। यानी कैसे परमाणु होते हैं अपने पास, अध्रुवीय अणु होते हैं। कैसे होते हैं अपने पास, अनपोलर होते हैं। तो अनपोलर से मीनिंग है कि अपने पास अनपोलर होगा तो उसके बीच में क्या बनेगा, ऐसा कुछ इंट्रैक्शन होगा जिससे अपना क्या बनेगा, लंदन बल या प्रतिकर्षण बल बनेगा। यानी मान लो इसके एग्जांपल के लिए जैसे अक्रिय गैस होती है हीलियम और नियॉन, ठीक है। ये क्या आपके पास अक्रिय गैस है, तो ये अक्रिय गैस है, वो किसका एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल है। ये क्या करती है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। पर ये इसमें देखो द्विध्रुव आघूर्ण, पहले तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर कैसा होता है, P = 0 होता है, अध्रुवीय की तरह व्यवहार करता है। तो अध्रुवीय की व्यवहार करता है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, He और Ne। अब मैं बात करता हूँ एक एग्जाम्पल की। मान लिया कि आपके पास कोई भी दो परमाणु ले लिए, एक परमाणु A ले लिया, दूसरा B ले लिया। इसमें क्या है आपके पास, एक दोनों नाभिक ले लिए। अब इसमें ये क्या लिया मैंने, देखो इसमें माइनस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है। कैसे चार्ज है, सममित है। यानी सममित कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा। यानी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो लंदन बल में आवेश होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यानी मान लिया दो परमाणु हैं, इसके बीच में यहाँ पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसा था, दोनों में सिमेट्रिक था, दोनों में एक जैसा चार्ज था। क्या मैं इसमें रिएक्शन करवाता हूँ, कुछ क्रिया होती है, तो रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, मैं मान लेता हूँ कि कोई जो इसके चार्ज थे वो एक साइड चले गए और इसके चार्ज थे वो एक साइड हो गए। यानी यहाँ पे देखो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसी को बनाया है। तो इसमें क्या हुआ कि जो माइनस वाले चार्ज है वो एक साइड हो गए, इस जो प्लस वाले चार्ज है वो एक साइड हो गए। यानी इन दोनों का चार्ज इसका अलग हो गया। देखो यहाँ पे अपन जब बात करें, ये तो कैसा था अपना, सिमेट्रिक था, जितने इधर चार्ज थे जितने उधर थे। यानी इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना था, जब तो कितना था, P = 0। अब पर यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। अब ये सिमेट्रिक रहे क्या, नहीं रहे। अब ये सिमेट्रिक नहीं रहे क्योंकि इसके पास ये प्लस आ गया, इधर क्या है आपका माइनस है और इधर क्या है, प्लस है। यानी ये क्या करेगा, एक तरह से द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेगा। कैसे, ये माइनस चार्ज की बात करें, ये प्लस चार्ज की बात करें, या फिर अपन कह सकते हैं कि इस माइनस प्लस की करें, सॉरी ये क्या करेंगे अपन, माइनस प्लस की करेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण तो जब ही उत्पन्न होगा जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ये इसकी बात करें तो ये क्या करेगा, एक तरह से प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेगा, जो क्या होता है आपका अस्थायी होता है, जिसे अपन अस्थायी, क्योंकि प्रेरित यानी प्रेरित होने वाला यानी अस्थायी मानते हैं, जो प्रेरित होता है उसे। तो ये क्या होगा, अस्थायी द्विध्रुव के कारण जो भी बंध बनाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, लंदन बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंदन बल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, स्थायी नहीं होता, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं किसकी, सेकंड, इसका जो फोर्स है वो है आपका द्विध्रुव बल। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है डाइपोल फोर्स। तो द्विध्रुव बल क्या होता है, तो द्विध्रुव आप जानते हो, द्विध्रुव आघूर्ण कब होगा, जब P की वैल्यू क्या होती है आपके पास, P की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है, वही क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण। यानी ये ध्रुवीय अध्रुवीय होगा और ये ध्रुवीय होगा। यदि मैं द्विध्रुव की बात करता हूँ तो इसमें मैंने देखो लिखा हुआ है स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य। अब जो भी ऐसे जो पार्टिकल या ऐसे परमाणु जो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करते हैं, मतलब P 0 या P ≠ 0, P ≠ 0, यानी किस बात की यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, ध्रुवीय अणु की। तो यहाँ पे जब बात करेंगे कि स्थायी द्विध्रुव रखने वाले जो अणुओं के मध्य जो भी बॉन्डिंग बनती है वो क्या कहलाते हैं, अपने पास द्विध्रुव बल कहलाते हैं। जैसे अपन मान सकते हैं कि H और Cl क्या एक तरह से बल है। ये इसको अपन आप ऐसा कहोगे ये तो संयोजक बंध भी है, बिल्कुल है, वो भी है, संयोजक बंध भी है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाइपोल मोमेंट भी शो करता है, इसलिए इसको का किस में माना गया, आपका बॉन्ड बॉन्ड में माना गया है। थर्ड आता है आपके पास द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, यानी ध्रुवीय अणु तथा अध्रुवीय अणु। और देखो ध्रुवीय अणु का P ≠ 0, अध्रुवीय का क्या होता है, P = 0। यदि इनके बीच से कोई ऐसा पार्टिकल या ऐसे एटम या एटम मॉलिक्यूलर आ जाए जिनके बाद ये वाला रिएक्शन करे, एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो, तो वो क्या कहलाएगा, अपना द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके कारण क्या होगा, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न होगा। तो वैसे आप कहोगे कि ये वाला और ये वाला तो लगभग सेम ही है, पर ये सेम सही है, सेम है, पर यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, यहाँ पे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्रुवीय और अध्रुवीय का कंसेप्ट है, ये चीज ध्यान रखना, डिफरेंस केवल ये है। तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं, तो लगाइए वंडर बल और उसमें लिखिए कि परमाणु तथा अणुओं के बीच पाए जाने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को, परमाणुओं तथा अणुओं के बीच पाए जाने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को वंडर वाल्स बल कहते हैं, वंडर वाल्स बल कहते हैं। यह बल आवेशित आयनों के बीच
स्थिर विद्युत बल या अणु में यह बल आवेशित आयनों के बीच, स्थिर विद्युत बल या अणु में परमाणुओं के मध्य, स्थिर विद्युत बल या अणु में परमाणुओं के मध्य लगने वाले बलों से अलग है, लगने वाले बलों से अलग है। लिखिए वंडरवाल बल निम्न प्रकार के होते हैं। वंडरवाल बल निम्न प्रकार के होते हैं। लिखिए फर्स्ट लगाइए आप लंदन बल, जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो लगा लीजिए लंदन बल, और उसमें लिखिए जिन परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉनिक आवेश वितरण, जिन परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉनिक आवेश वितरण सममित होता है, जिन परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉनिक आवेश वितरण सममित होता है, उनमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं, उनमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ऐसे अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ऐसे अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। क्या लिखा है कि जो इसमें जो मैंने डायग्राम में बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0, यानी P = 0 कौन सा कहलाएगा, अध्रुवीय, नॉन पोलर। ऐसे अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। माना A व B दो परमाणु को, माना A व B दो परमाणु को एक दूसरे के पास रखा हुआ है, माना A व B दो परमाणु को एक दूसरे के पास रखा हुआ है, जिनका आवेश वितरण सममित है, जिनका आवेश वितरण सममित है। लेकिन किसी क्षण किसी एक परमाणु का आवेश वितरण, किसी एक परमाणु का आवेश वितरण परमाणु के द्रव्यमान केंद्र के एक और अधिक हो जाए, किसी परमाणु का आवेश वितरण किसी परमाणु के द्रव्यमान केंद्र के एक और अधिक हो जाए, अर्थात असममित हो जाए, अर्थात असममित हो जाए, जिससे इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अतः परमाणु A तथा B में, अतः परमाणु A तथा B में उपस्थित अस्थायी द्विध्रुव के कारण, अतः परमाणु A तथा B में उपस्थित अस्थायी द्विध्रुव के कारण इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। अतः परमाणु A तथा B में उपस्थित अस्थायी द्विध्रुव के कारण इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। अतः परमाणु A तथा B में उपस्थित अस्थायी द्विध्रुव के कारण इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार अध्रुवीय अणु में भी, इसी प्रकार अध्रुवीय अणु में भी प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अध्रुवीय में भी प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न होता है। तो दो अस्थायी द्विध्रुवों के मध्य, तो दो अस्थायी द्विध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही, दो अस्थायी द्विध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही, दो अस्थायी द्विध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही लंदन बल कहते हैं, लंदन बल कहते हैं। फिर सेकंड लगाओ द्विध्रुव द्विध्रुव बल, सेकंड लगाओ द्विध्रुव द्विध्रुव बल। अब इसको ज़्यादा डिटेल से न लिखे, केवल इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसमें लिखिए स्थायी द्विध्रुव रखने वाले, स्थायी द्विध्रुव रखने वाले
अणुओं के मध्य लगने वाले बल को स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य लगने वाले बल को द्विध्रुव बल कहते हैं। स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य लगने वाले बल को द्विध्रुव बल कहते हैं। स्थायी द्विध्रुव वाले अणुओं के सिरों पर आंशिक धनात्मक व ऋणात्मक आवेश होते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना HCl। फिर लिखिए जो थर्ड टाइप का है वो है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। उसमें लिखिए एक स्थायी द्विध्रुव रखने वाले ध्रुवीय अणु तथा अध्रुवीय अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को एक स्थायी द्विध्रुव रखने वाले ध्रुवीय अणु तथा एक अध्रुवीय अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। अब यदि आपको एग्जाम्पल तो लिख ले लिए, आपने ये डायग्राम बनाना हो तो ये डायग्राम आप पहले नहीं बनाया हो तो बना लो, साइड में कहीं जगह देख के इसमें लंदन बल में बनाना है, छोटी सी जगह चाहिए, बना लो कहीं भी साइड में। नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट आपके पास आपका जो फेवरेट बॉन्ड आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी है ही नहीं, आपको भी याद रखना है कि HNFO के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो आपको भी पता है, बिना पढ़ाई भी लिख सकते हो। एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। लगाइए पांचवा हाइड्रोजन बॉन्ड, पांचवा लगाओ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे क्या मानता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूँ तो आप जानते हो कि जो H होता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, NFO के साथ। ये NFO के साथ ही क्यों बनाता है और किसी के साथ क्यों नहीं बनाता, क्योंकि ये क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है मतलब NFO, तो इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, H, और यही बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा, HCl। अब इसमें होता क्या, देखो मान लो H के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, तो मान लिया कि H के पास तो कितना, एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। आप ये जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा मतलब H इन तीनों के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे HO ले लो या HF ले लो, तो ये आपके क्या एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड को ही शो करेगा इस टाइप से, या H2O ले लो तो वो क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो अपने पास ये धनात्मक आयन था, यानी ये जो हाइड्रोजन परमाणु था, ये जो परमाणु था, इसमें से क्या करेगा, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ विस्थापित हो जाएगा, यहाँ पर होके कहाँ चला जाएगा, इनके पास। यानी ये क्या जाएगा, जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये H क्या बन जाएगा अपना, प्लस, क्या बनेगा, प्लस। और जो मान लिया कि X है, X यानी यहाँ पे कोई भी हो सकता है इन तीनों में से, तो यहाँ पे यदि ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया, बाहर निकला तो ये क्या बन गया, प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इनके पास, तो ये क्या बनेगा, माइनस। तो इसके बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। इजीली है, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, HF, और क्या लिख सकते हो आप, H2। तो इस टाइप से इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, HF और H2 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें और तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे इतना ही काफ़ी है आपके लिए।
तो लिखिए आप लगा लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इनमें क्या होता है, विस्थापित होता है, यानी इनके पास चला जाता है, इनके पास जाएगा तो जब यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये प्लस बनेगा, यहाँ पे ये ग्रहण करेगा तो ये माइनस बनेगा, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखिए इसमें कि जब H परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जब H परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से सहसंयोजक बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, जब H परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से, ब्रैकेट में लिख लेना आप NFO, ब्रैकेट में लिख लेना, कॉमा करके लिखना NFO, NFO से सहसंयोजक बंध बनाता है, तब सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व X की ओर, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व X की ओर विस्थापित हो जाते हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व X की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनात्मक आवेश, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनात्मक आवेश, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनात्मक आवेश डेल प्लस, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनात्मक आवेश डेल प्लस तथा X परमाणु में आंशिक ऋणात्मक आवेश तथा X परमाणु पर आंशिक ऋणात्मक आवेश डेल माइनस आ जाता है, डेल माइनस आ जाता है, अर्थात ब्रैकेट में लिख लेना H प्लस बॉन्ड और X माइनस, H प्लस बॉन्ड और X माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विस्थापित होगा तो ये प्लस बनेगा, ये क्या बनेगा आपका माइनस बनेगा। नई लाइन में लिखना H परमाणु इस आंशिक धनात्मक आवेश के कारण, H परमाणु इस आंशिक धनात्मक आवेश के कारण किसी दूसरे विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ, H परमाणु इस आंशिक धनात्मक आवेश के कारण किसी दूसरे विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ एक नया बंध बनाता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, एक नया बंध बनाता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अतः हाइड्रोजन बंध वह आकर्षण बल है, अतः हाइड्रोजन बंध वह आकर्षण बल है जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को, जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के, जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु से बांधता है, दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु से बांधता है, ब्रैकेट में NFO। ब्रैकेट में और एग्जाम्पल करके लिख लेना आप, H, F और H2O क्या इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी के साथ अपनी जो बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट था वो क्लियर होता है 2 क्लास में, सॉरी 2 क्लास ही बनी है ना अभी तो 2 क्लास में। तो फर्स्ट अपनी आयनिक बॉन्ड की क्लास थी, उसमें मैंने थोड़ा आयनिक क्रिस्टल के बारे में भी जिक्र किया था, मेडुलम कॉन्स्टेंट के बारे में भी जिक्र किया था, इसलिए वो क्लास उसमें एक ही बॉन्ड हुआ था। अब इसमें आपके पास टोटल बॉन्ड हो गए, जिसमें कोवेलेंट हो गया, तात्विक हो गया, हाइड्रोजन हो गया और संयोजक हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके पास। तो इसमें 5 बॉन्ड अपने क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।